Hello students. In previous classes we have discussed first chapter, that is some basic concept of chemistry. Today we will start our second chapter, that is structure of atom. ठीक है, तो देखो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। सेकेंड चैप्टर कौन सा है? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जैसा इसका नाम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात ये कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किए थे ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने कई लॉज डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने में ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो वहाँ से हमें ज़रूरत पड़ी कुछ अलग करने की। तो ये बात है अप्रॉक्स 1830 की, अप्रॉक्स 1830 या 1840 की बात है। ठीक है, 1830 ले लो, 1830 के लगभग की बात है, जब माइकल फैराडे, कौन? माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली किसी भी एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो कुछ भी बताया गया था, उसके बाद ये देखा गया कि किसी एवोनाइट रॉड को अगर हम मोटे कपड़े पर या फिर फर पर अगर हम उसको रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होने पर वो चार्जेज हैं क्या, कहाँ से चार्ज हो रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट एक आया, क्या चीज़? सब एटॉमिक पार्टिकल का। और उसमें माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर अगर माइनस लगा है, इट मीन्स दिस डिनोट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ तो इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्होंने किया क्या कि इन 1830s, लगभग 1830 के लगभग इन्होंने क्या किया था कि एक सेटअप तैयार किया। उस सेटअप में क्या था? देयर वॉज ए ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब था। ठीक है, इन विच ही सेटअप अ वैक्यूम ट्यूब। हियर वैक्यूम ट्यूब इन्होंने लगाया। क्या लगाया? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, एंड 2 electrodes are attached here. First is negatively charged plate, that is known as cathode, and second is positively charged, that is known as anode. Okay, and he filled some gases in it. और उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ गैसेस भर दिए। इसमें क्या किया? कुछ गैस भर दिया। चलो इसको हम दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने? कुछ गैसेस भर दिए। समझ रहे हो, ये गैस इन्होंने इसमें भर दिया। अब ये गैस कौन सी थी? कोई भी गैस हो सकती है। क्लियर है ना? अब कुछ बातें आप लोग ध्यान से समझो। व्हेन ही सप्लाइड, इसका वैक्यूम इन्होंने कितना रखा था? अप्रॉक्स प्रेशर, इसके अंदर जो प्रेशर था वो था अप्रॉक्स 10⁻⁻⁴ mmHg। ठीक है, 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ? बहुत कम, बहुत लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर।
and high voltage. High voltage is supplied, high voltage in it approx 10,000 volt. On supplying 10,000 volt through it, he looks that some radiations move here. यहाँ से it seems that some rays is passing through cathode rays from cathode plate to anode. कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज मूव करती हुई दिख रही, लग रही थी। याद रखिएगा, इस बात को हमेशा माइंड में लगाए रखिएगा कि लग रही थी, था नहीं। यहाँ से कुछ रेज निकलती हुई लग रही थी। क्लियर है ना? किधर? पॉजिटिव की तरफ मूव करते हुए। जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी तो बताओ कौन सी रेज होगी जो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव, ये इनका नेचर क्या था? नेगेटिव। और इसको इन्होंने पहले नाम क्या दिया गया? नेगाट्रॉन। क्या कहा गया? नेगाट्रॉन। ठीक है। और बाद में इसी को कहा गया इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इट हैज द नेचर ऑफ नेगेटिव। वही नेगेटिवली चार्ज थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज कैथोड रेज generated from the cathode plate? No, cathode rays does not generated from the cathode plate. It seems that some rays moves from the cathode to anode. It seems that, not generated. ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं। कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो रेज थी ये किस टाइप की क्या नाम दिया गया इसको? कैथोड रेज। क्या कहा गया? कैथोड रेज। कैथोड रेज थी कैसी? नेगेटिवली चार्ज, जिसको नाम दिया गया नेगाट्रॉन, जो बाद में बन गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखो होता क्या है कि इसमें ये ऐसा क्यों हुआ कि ये लग रही थी कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। इट डज नॉट जनरेट फ्रॉम द कैथोड प्लेट। यस, मान लो इसमें हीलियम गैस है, मान लो हीलियम गैस। ठीक है। इस हीलियम गैस में, किसी भी गैस में अगर आप हाई वोल्टेज सप्लाई करते हो, ऑन सप्लाइंग हाई वोल्टेज इनटू एनी गैसेस, दे आयोनाइज्ड एंड breaks down into He plus and electron minus. They release electron. The gas on supplying of, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो रहा है, इसको हटा देते हैं। ऑन सप्लाइंग ऑफ 10,000 वोल्ट और high voltage through any gases, through any gas, it starts to release, इट आयोनाइज्ड लिखो। यहाँ पर क्या लिखोगे? आयोनाइज्ड एंड स्टार्ट्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन इधर से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये सेटअप आप याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि ये इसको स्टोरी क्या थी। ये स्टोरी याद रखने की चीज़ भी नहीं है, बस आप इसको समझ लो। ठीक है। ऑन सप्लाइंग 10,000 वोल्ट इनटू दिस डिस्चार्ज ट्यूब, इट सिम्स दैट सम रेज फ्रॉम कैथोड प्लेट टू एनोड मूव्स। कैथोड से कुछ रेज मूव कर रही हैं किधर? एनोड प्लेट की तरफ। कितना इस पर प्रेशर दिया गया था? इसका प्रेशर कितना रखा गया था? 10⁻⁴ mmHg। ये चीज कुछ बातें आपको याद रहनी चाहिए। 10⁻⁴ mmHg लिख लो, या फिर आप कह सकते हो 10⁻⁴ atm। टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड इनटू mmHg और atm।
एटीएम का मतलब क्या है? एटीएम का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ना? तो ये दो तीन बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और क्या था कि यहाँ पर ये कैसे पता चला कि ये इधर मूव कर रही हैं? फ्लोरेंस मिला, फ्लोरेसेंस। इस प्लेट के इस पार्ट पर फ्लोरेसेंस मीन्स स्पार्क दिखा। जैसे ही ये लाइट इसके तरफ गई, यहाँ पर स्पार्क दिखा, छोटे 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 स्पार्क्स दिखे। और उस स्पार्क से ये पता चला कि हाँ, इधर से लाइट इधर की तरफ आ रही है, ना कि यहाँ से इस साइड में मूव कर रही है। समझ रहे हो? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। ये क्या है? फ्लोरेंस, फ्लोरेसेंस कहेंगे इसको हम। क्या इसको हम कह दें? यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे? फ्लोरेसेंस। ओके। तो क्या हुआ? कैथोड रेज इनिशियली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेटल विच कंस्टिट्यूट द कैथोड। यहाँ से ऐसा लगा कि हाँ, ये जनरेट हो रही हैं, लेकिन जनरेट तो होती नहीं है। ऐसा होता क्या है? ऐसा लगता है कि ये जनरेट हो रही हैं। दीज आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज। इन गैसेज के पर जब ये मूव करती हैं तो ये गैसेज ही ब्रेक्स डाउन होती हैं He प्लस और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती हैं। क्लियर समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अगर इतनी बातें हो गई यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला? ये तो बात हो गई। अब आप समझो कि इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, होंगी ना? तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ बातें तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी कि ये रेज हैं, तो रेज कैसे मूव करती हैं? कैसे मूव करती हैं बताओ? ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये हुई कि कैथोड रेज कैसे मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ये हमें कैसे पता चला? जब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिया। मान लो यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लगाया जिसमें ये हमने लगाया क्या? प्लेट्स। और ये प्लेट्स को क्या करती हैं? मूव कर दी, घूमना शुरू कर दी। मतलब साफ है कि ये यहाँ से, सॉरी, घुमाने नहीं, यहाँ से ये मूव करना शुरू कर दी, तो इसकी जो शैडो बना, यहाँ पर एक शैडो बना। इसका क्या बना? शैडो। मतलब साफ है कि इससे निकलने वाली रेज उस पार्ट को मूव नहीं कर, उस पार्ट को पास नहीं कर पाए जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, है ना? तो ये चीज़ हो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रॉन की? कैथोड रेज are made up of material particle। ये मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं। ये कैसे पता चला भाई कि ये मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं? तो ध्यान से देखना इसको। इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में एक पैडल लगा दिया। ये अपने पास सेटअप है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ से ये कैथोड प्लेट, और ये कौन सा प्लेट है? एनोड प्लेट। ओके। एनोड प्लेट कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। और इनके बीच में एक पैडल लगा दिया गया। ओके।
एज वी सप्लाइड हाई वोल्टेज इन इट, जैसे ही हम इसमें हाई वोल्टेज सप्लाई किए, क्या मिला हमें, कितना वोल्टेज, अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट। जैसे ही हमने सप्लाई किया, हमने देखा कि ये इस प्लेट्स को मूव कर दे रही हैं, जो ये पैडल है इसको मूव कर दे रही हैं। मतलब क्या कि ये मूव तभी हो सकती हैं जब ये मटेरियल पार्टिकल होंगी। क्लियर है ना? मीन्स इफ अ लाइट पैडल, ये जो पैडल है ये कैसा था, लाइट पैडल था, ठीक है। उसको ये रेस, जब यहाँ से रेस चली इस पर पड़ी तो इसको क्या कर दी, मूव कर दी। मूव करने की वजह से ये हमें समझ में आ गया कि ये इसका नेचर क्या है, ये मटेरियल पार्टिकल है। थर्ड पॉइंट जो अपना इसका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कैथोड रेज consist of negative charged particle। अब ये कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही होंगे? तो देखो फिर सेटअप, इसी सेटअप की मैं बात फिर से कर रहा हूँ। ये हमारे पास सेटअप है, हियर इज कैथोड प्लेट एंड हियर एनोड प्लेट, ओके, एंड सप्लाई ऑफ 10,000 वोल्ट इन इट, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, यही सेम सेटअप है यहाँ भी। एज वी कीप हियर सम चार्जेज, यहाँ पर हमने अगर मान लो यहाँ पर हमने एक प्लेट लगा दिया, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट यहाँ लगा दिया, कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, इससे निकलने वाली रेज मूव कर देंगे किधर, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, ये इस साइड में मूव कर गई। मतलब साफ है कि ये किस साइड में मूव कर रही हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं। समझ रहे हो? पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सी रेज मूव करेगी, नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। समझ रहे हो ना? तो ये बात हो गई, यहाँ से 3 हमें प्रॉपर्टीज मिली इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है? ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। जब इस कैथोड रेज को मेटल फॉयल पर स्ट्राइक किया गया तो यहाँ ये मिला कि ये जो मेटल प्लेट है वो स्लाइटली हीट हो जा रहा है। कैथोड रेज जो यहाँ से कैथोड रेज निकल रही हैं, ये कैथोड रेज हैं, अगर किसी मेटल के प्लेट पर पड़ती हैं, ये क्या है, मेटल प्लेट, तो ये जो प्लेट है उसमें कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है, मीन्स ये हीटेड हो रहा है, हीटेड, ठीक है। तो जब ये हीटेड हो रहा है, मतलब क्या कि कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है कि देख इट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ओके। फिफ्थ पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन, ये एक्स रेज है, ठीक है, एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक on the surface of hard metal, हार्ड मेटल, जैसे कौन सा, टंगस्टन लिख लो, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन हो गया या फिर मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है। इनके
इस टाइप के सरफेस पर अगर ये कैथोड रेज टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है? फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट, कैथोड रेज कैन आयोनाइज the gas through which they pass। ये जिस गैस से होकर पास होती हैं उस गैस को ये क्या कर देती हैं? आयोनाइज कर देती हैं। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखते चलोगे। और एक चीज़ तो आप लोगों ने देखा है, और वो कौन सी बात है? फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर हम उसको भी लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं कि इफ these cathode rays if this cathode rays strike against glass, if these cathode rays strike against glass surface or screen coated with जिंक सल्फाइड, ZnS का मतलब क्या हुआ? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। अगर ये जिंक सल्फाइड से कोटेड या फिर ग्लास सरफेस के अगेंस्ट अगर ये कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, तो ये क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। और ये फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना इसको, सिंपल भाषा में आप कहो ग्लो, चमक पैदा करती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ बातें हुई अपने इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टी की। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हमने प्रोड्यूस कैसे, किसने प्रोड्यूस किया? पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है कि इसको किसने प्रोड्यूस किया? माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट। और कब? 1830। ये पूछने वाली बात नहीं है और ना ही ये पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ एक बात आती है कि इसको, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, माइकल फैराडे ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने नाम क्या दिया था? कैथोड रेज। इसे भी आप लोग देख ही लेना, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कौन सा, इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया? कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये जो ट्यूब है इसको कहा जाता है कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर है ना? चलो, अब इसके बाद एक और छोटी सी बात आती है, और वो ये चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास रेशियो का चार्ज होता क्या है? चलो देखते हैं इसको भी स्लाइटली, कुछ तो हम सीख ही लें। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो देखो इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए भी एक सेटअप तैयार किया गया, ठीक है, कुछ इस तरह का। इस सेटअप में ये देखा गया, ध्यान से देखना, ये जो है, जो अपना ये प्लेट है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब इस रेज को, ये क्या है, नेगेटिव मीन्स कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट, एंड दिस इज पॉजिटिव मतलब एनोड प्लेट। ओके। जब ये कैथोड रेज को, ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज। इस रेज को इसके साथ पास किया गया, मीन्स किसके साथ पास किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच से पास किया गया। तो यहाँ पर ये इसका पाथ कुछ इस तरह का हो गया। एक्स पर यहाँ पर फ्लोरेसेंट मिला, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीन जगह पर स्पार्क दिखाई दिए, ये कुछ इस तरह से स्पार्क दिखाई दिए। और ये क्या है? ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जब ये तीन तरह के स्पार्क यहाँ पर दिखाई दिए तो इससे कुछ कंक्लूजन निकाला गया। और वो कंक्लूजन क्या था, इसे आप देखो। पहली बात तो ये बताया गया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मीन्स इस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। जो इनका डेविएशन हो रहा है, जो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जो इनका डेविएशन हुआ, ये अपने पाथ से डेविएट हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस डेविएशन से क्या मिला, ये आखिर ये फैक्टर कौन सा वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये मिली कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड of negative charge particle greater will be the interaction with magnetic and electric field, जिससे होकर ये पास कर रही हैं, जिस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर पास कर रही हैं, उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा। किसका? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से। सेकेंड थिंग, स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का मास क्या है? स्मॉलर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। मीन्स मोर विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ, या डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। दो बातें हो गई। और अपना ये जो थर्ड हुआ, ये क्या है कि ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहता है कि ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जा रहा है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पार्टिकल जिससे होकर जा रहा है उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा।
क्या होगा, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन which the particle will undergo। क्लियर है ना। तो ये 3 पॉइंट्स जो आपको अभी बताया गया, ये तीनों पॉइंट्स एक्चुअल में क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, फैक्टर्स ऑन विच the influence of electric and magnetic field depends। ये सारे फैक्टर हैं जिस पर, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पर क्या होता है। इज दैट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को एक साथ हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, greater will be the interaction with magnetic and electric field। Second, smaller the mass of particle, more will be the magnitude of deflection। And third, greater the strength of electric and magnetic field, more will be the deflection which the particle will undergo। Is that clear? तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ तक रखते हैं। We will discuss in our next video next topic। Okay, thank you।